हेलो एवरीवन, वेलकम। चलो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहले हम अपना टॉपिक ही करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वो अर्थशास्त्र का परिचय। यानी अर्थशास्त्र में हम क्या क्या बातें होती हैं उनका किन किन बातों का हम अध्ययन करते हैं। बट मतलब अर्थशास्त्र का मतलब ही क्या है, इसमें हम अर्थशास्त्र का पूरा परिचय उसका देखेंगे क्या होता है अर्थशास्त्र। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र की डेफिनेशन ही देखेंगे कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र वह विषय है जो दुर्लभता की स्थिति में चयन करने से जुड़ा हुआ है। दुर्लभता क्या, कमी। चयन मैंने यानी चूज करना, उसे चयन करना है। तो अर्थशास्त्र वह विषय है, ये दिखाता है कि भाई जैसे कि हमारे पास 5 रुपए हैं और हमें दो चीज़ें खरीदनी है। यानी 5 रुपए में हमें एक ब्लू पेन भी चाहिए, एक ब्लैक पेन भी चाहिए, और एक मान लीजिए हमें रेड पेन भी चाहिए। तो हमें ये चूज़ करना है क्योंकि हमारे पास पैसे सिर्फ 5 ही हैं, और हमें ये चूज़ करना पड़ेगा कि हम 5 रुपए में कौन सा पेन खरीदें। ये हमारा चयन है। और दुर्लभता क्या है, कमी। कमी किस चीज़ की है, पैसे की। और चयन क्या करना है हमें, पेन का। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 5 रुपए में हम ब्लैक पेन खरीदें, ब्लू पेन खरीदें या फिर रेड पेन खरीदें। ये हमारा चयन। तो अर्थशास्त्र हमें क्या बताता है, अर्थशास्त्र बताता है कि जो भी वस्तु है हमारे पास उसकी दुर्लभता है, और उस दुर्लभता की स्थिति में जो हमारे पास और सारे ऑप्शंस हैं कि वो जो सीमित आय है उसकी, दुर्लभ आय है, कम आय है, उससे वो जो इतने सारे उसके पास ऑप्शन है उसमें से वो कौन सा खरीदे, इस बात का अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से अगर ध्यान से कंसंट्रेट करके पढ़ोगे तो आपको पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। एंड मैं सब्सक्राइब करने के लिए कुछ नहीं बोलूँगी मैं ये, क्योंकि जब अगर आपकी यूज़फुल कोई वीडियो है, आपको लगता है कि ये आपके यूज़फुल है, तो किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके ये यूज़फुल ही नहीं है ये वीडियो, तो मैं कहूँगी भी तो भी कौन सा आप भाई उसे सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि अगर वो आपके यूज़फुल ही नहीं है तो किसी को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। मैं नहीं कहूँगी कि आप लाइक कीजिए, हाँ, बट कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइए कि अगर मैं गलत भी पढ़ा रही हूँ या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है, या फिर उसमें कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, इम्प्रूवमेंट कोई भी, या फिर आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ आया, तो ये मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो अगर आपके यूज़फुल होगा तो आप खुद ही कर दोगे। बट मैं कमेंट करने के लिए ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपको समझ भी नहीं आए तो भी आप कमेंट कीजिए, और आपको समझ आया, अच्छा लगा तो भी आप कमेंट कीजिए। चलो शुरू करते हैं। आगे है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु। विषय वस्तु मतलब अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, उसमें हम किन बातों का अध्ययन करते हैं। विषय वस्तु यानी उसमें हम किन बातों का अध्ययन करते हैं, किस चीज़ का अध्ययन करते हैं हम। तो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। विषय वस्तु और विषय सामग्री एक ही बात होती है भाई। जब ये आपके पास एग्जाम में आए तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो ये नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज का नहीं पता होता है, क्योंकि उन्हें भाई बताया नहीं गया होता है कि किस तरीके से वो फिर उनको क्वेश्चन आता है वो उस वजह से, लेकिन फिर भी वो नहीं करके आ पाते क्योंकि उन्हें ये पता नहीं होता है कि भाई ये एक ही बात है। तो सबसे पहले अगर एग्जाम में आता है कि विषय वस्तु विषय सामग्री एक ही बात है, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में क्या है। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में उन सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों से की जाती हैं। जो पैदा होती है ना, सीमित साधन होते हैं और असीमित आवश्यकताएं होती हैं, उनके कारण जो हमारी प्रॉब्लम्स, जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन्हें उनका अध्ययन हम किस में करते हैं, अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम उनका अध्ययन करते हैं। डोंट वरी, मेरे को पता है आपको नहीं समझ आया होगा, तो मैं दोबारा से एक एक आपको मैं पूरा टॉपिक क्लियरली बताऊंगी बिल्कुल। तो सीमित साधन क्या है और असीमित आवश्यकताएं क्या है, जैसे कि मैंने अभी ये फर्स्ट वाली इसमें बताया ना, वैसे इसमें है कि असीमित साध असीमित है जो आवश्यकताएं, वो और सीमित साधन किस प्रकार से होते हैं। साधन क्या है, जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से, साधन हमारा जो जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जिसके द्वारा हम कोई चीज़ खरीद सकते हैं, वो है हमारा साधन। आवश्यकताएं क्या है हमारी, जैसे मैंने बताया था कि हमें आवश्यकता किस किस चीज़ की है। अब मान लीजिए एक आदमी है जो कि अपने घर का खर्चा चलाता है, उसकी सैलरी 20,000 रुपये है, और तो 20,000 रुपये में से उसको भाई 2,000 रुपये उसे अपने घर खर्च के लिए भी निकालने होते हैं। उसे हर रोज पैदल आना जाना पड़ रहा है ड्यूटी पे, तो इसलिए वो एक बाइक की भी उसे आवश्यकता है, वो बाइक खरीदना चाहता है। एक उसकी बच्चों के स्कूल की, कॉलेजेस की फीस भी है, उसे वो भी देनी है। उसके बाद उसे बिजली बिल, पानी बिल, ये जो एक्सेट्रा एक्सेट्रा सभी खर्चे, ये सभी निकालने हैं उसे उस 20,000 की सैलरी में ही। और उसकी एक आवश्यकता ये भी है कि वो एक बाइक खरीद ले। तो अब उसकी क्या है, सीमित साधन क्या है, यानी उसकी आय, ये क्या है, सीमित, ये सिर्फ 20,000 है। और आवश्यकताएं क्या है, स्कूल फीस, पानी बिल, बिजली बिल, और भाई घर का खर्चा और एक्सेट्रा, उसे आने जाने के लिए भी जो कैश चाहिए वो, मतलब इतनी उसकी आवश्यकताएं जो कि बहुत सारी हैं। और उसका ये है उसका साधन यानी आय, वो है सीमित, सिर्फ 20,000 रुपये। और उसकी एक है बाइक,
आवश्यकता सबसे पहले बाइक की, तो वो ऐसे भी कर सकता है कि वो 20,000 रुपए किसी से दे के एक सेकेंड हैंड बाइक खरीद ले, ये भी उसकी संतुष्टि होगी। और एक वो ऐसा भी है कि भाई बाइक की वो भाई अभी वो बाइक नहीं खरीद सकता क्योंकि उसकी और बहुत खर्च है, तो वो बच्चों की फीस दे, अपने घर खर्च के लिए पैसे निकाले, बिजली बिल भरे, ये बाकी सारे खर्चे करें। तो ये है उसकी आय क्या है, सीमित है कि 20,000 रुपये है। उसकी आवश्यकता क्या है, वो इतनी है कि भाई 20,000 रुपये में अगर वो एक न्यू बाइक खरीदना चाहेगा तो वो बाइक भी नहीं आएगी। तो अर्थशास्त्र के में क्या किस बातों का हम अध्ययन करते हैं कि जो हमारी साधन होंगे, मैं आय तो एग्जाम्पल दिया है, तो जो हमारा साधन होगा वो है सीमित और हमारी आवश्यकता है वो है अनगिनत। अनगिनत कभी भी आप देख लेना, कोई भी ऐसा कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी इंसान के पास जो साधन है वो असीमित हो और उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो सीमित हो, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है अर्थशास्त्र में। क्योंकि आप जब भी देखोगे हमेशा साधन होंगे वो सीमित होंगे और जो आवश्यकताएं होंगी वो असीमित होंगी। कभी भी देखिएगा आप, यही केस हर जगह लागू होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि साधन असीमित हो और आवश्यकताएं सीमित होंगी, कभी भी नहीं हो सकता ये। तो हमारे शास्त्र में किस बात का अध्ययन करते हैं कि जो साधन है हमारे वो हैं सीमित और जो हमारी आवश्यकता है वो क्या है, असीमित। मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ आता है प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा। मैं सेकंड वीडियो भी दोबारा इसी टॉपिक पे निकाल दूंगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए पढ़ाती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ, बिकॉज यूट्यूब पे हिंदी मीडियम में बहुत ही मुश्किल से कुछ मिलता है टॉपिक जो अच्छे से समझ पाए, और इस बारे में नोट्स भी बनाती हूँ कि भाई आपको ईजिली समझ आए और आप ईजिली उसे प्रिपेयर भी कर सकते हैं। चलो फिर आगे चलते हैं। मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको समझ नहीं आता, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से। आगे अब अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं। तो अर्थशास्त्र का केंद्र है, जो अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु हो उसमें क्या क्या समस्याएं होती है ये देखेंगे हम। तो अर्थशास्त्र की मेन जो समस्याएं हैं, मुख्य समस्याएं, वो 3 प्रकार की होती हैं। मुख्य केंद्रीय समस्याएं 3 प्रकार की हैं। अर्थशास्त्र को जो अर्थव्यवस्था है हमारी, उसे अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले क्या, उसके बाद है कैसे और दूसरा है किसके लिए। अब आप समझ नहीं पाओगे, मैं समझा रही हूँ, आप डोंट वरी, आप फिक्र मत कीजिए। तो क्या, कैसे और किसके लिए। क्या का मतलब क्या है, उत्पादन क्या किया जाए। अर्थव्यवस्था में क्या करना होता है, उत्पादन। तो क्या का मतलब क्या है, उत्पादन क्या किया जाए। यानी कि एक ये मान लो हमारे पास एक ज़मीन है खाली, मैं पूरे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगी। हमारे पास एक ज़मीन है, उसमें हम क्या सोचेंगे, सबसे पहले क्या उत्पादन किया जाए। अब मान लीजिए हम उसमें ये देखेंगे भाई हम उसमें सब्जी लगाएं या फिर गेहूं लगाएं, गेहूं भी ना लगा के सब्जी भी ना लगा के, या फिर इसमें और कुछ हम उत्पादन कर दें, या फिर भाई हम बाजरा बो दें, मक्का बो दें। मतलब कुछ भी, इतने सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास एक ज़मीन पे खेती करने के लिए। तो कोई कुछ सोचेगा कि भाई हम पालक लगा देते, तो कोई सोचेगा नहीं नहीं टमाटर लगा देते हैं, फिर वो ये सोचेगा नहीं टमाटर भी नहीं। मतलब वो यूँ गेहूं लगा लें, चावल लगा लें, ये वो उनको सोचना पड़ता है कि क्या उत्पादन किया जाए। सबसे पहले क्या समस्या उत्पन्न होती है अर्थव्यवस्था में कि क्या उत्पादन किया जाए। उत्पादक जो होता है उसे ये सोचना पड़ता है कि वो क्या उत्पादन करे। अगली समस्या उत्पादित होती है, कैसे उत्पादन किया जाए। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि उत्पादन क्या किया जाए, उसके बाद हम देखेंगे उत्पादन कैसे किया जाए। यानी कैसे मतलब तकनीकी सहायता से किया जाए या फिर श्रम प्रदान किया जाए। मतलब कि जब हम उत्पादन करेंगे किसी भी वस्तु का, उसका उत्पादित करने के लिए हम श्रम की मात्रा को बढ़ाएं या फिर तकनीक की मात्रा को बढ़ाएं, या फिर श्रम और तकनीक दोनों की सहायता से हम उत्पादन करें। मतलब कि जो श्रम है यानी किसानों से हम उस चीज़ का उत्पादन करवाएं। जैसे कि हम चावल लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, ये बात है। तो अब ये देखा जाएगा कि हम गेहूं की खेती है जो, उसमें गेहूं का उत्पादन एक किसान वो मजदूरों से करवाएं, या फिर हम सिर्फ मजदूर है जैसे शाम तक करेंगे, या फिर 2 दिन 3 दिन ऐसे करेंगे वो, या फिर हम मशीन से करवा दें सीधा, जो कि आज 1 घंटा 2 घंटा में पूरा जो हमारा खेत है वो कवर कर देगी। तो ये सोचना पड़ता है कि उत्पादन कैसे किया जाए का मतलब क्या है, किसकी सहायता से किया जाए, तकनीकी सहायता से या श्रम की सहायता से। अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये भी समझ आ गया होगा कि केंद्रीय समस्याएं का ये जो क्या, कैसे और किसके लिए का क्या मतलब होता है। अब आगे किसके लिए किया जाए। किसके लिए किया जाए मतलब ये देखना होता है उसमें कि उत्पादन अपने लाभ के लिए किया जाए या फिर सामाजिक कल्याण के लिए किया जाए। यानी कि हम एक तो उत्पादन हम इस तरह से करें कि भाई उसका प्रॉफिट हमें प्राप्त हो, जितना हमने उस पर हम कोई भी चीज़ उत्पादित कर रहे हैं वो खुद के प्रॉफिट के लिए ही करता है कोई भी उत्पादन। तो या फिर उसमें हम ये देखेंगे कि नहीं मेरा प्रॉफिट नहीं, इससे जनता का भला होना चाहिए, इसके लिए ये तो उद्देश्य है। किसके लिए का मतलब क्या है, इसमें उद्देश्य स्पष्ट करना है कि हम किसके लिए उत्पादन करें।
किसके लिए करें, सामाजिक कल्याण के लिए करें या फिर हम स्वयं के लाभ के लिए करें। तो अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की 3 मुख्य समस्याएं होती है, क्या, कैसे और किसके लिए। बाकी इसके जो डायग्राम्स हैं और इसका जो और एक्सप्लेनेशन है वो मैं पहले भी मेरे पास, आप प्लेलिस्ट में जाके या फिर चैनल को खोल के आप देख सकते हैं, ये वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का संपूर्ण एक्सप्लेनेशन किया गया है। चलो आगे चलते हैं। आर्थिक प्रणाली का मतलब, आर्थिक प्रणाली में हम ये देखेंगे कि आर्थिक प्रणाली में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं हमारी। तो आर्थिक प्रणाली देखेंगे, इस हमारी अर्थव्यवस्थाएं वो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, फिर होती है सामाजिक अर्थव्यवस्था और एक होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है ये देख लीजिए। ये ना आपको, आप कभी भी ये टॉपिक देखोगे तो वो मतलब बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा डिस्क्राइब करके वो दे देंगे कि बच्चे को एक जो कॉमन लैंग्वेज होती है वो उसे ये समझ नहीं आएगा कि अगर हम कहीं बाहर जाएं और बाहर जाके भाई कोई एकदम यूँ पूछ ले क्या करते हो, तो आप कहोगे हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स करते हैं, हम इकोनॉमिक्स ऑनर्स हैं, हमने +2 में इकोनॉमिक्स लिया, हमने MA इकोनॉमिक्स से किया। तो ऐसे वो पूछेंगे तो वो मान ले अचानक से ही आपसे पूछ ले भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं वो एक्सप्लेनेशन देने लग जाते हैं, पूरा इतना डिस्क्राइब कर देते हैं उस बात को, वो एक मीनिंग में उस बात को समझा ही नहीं पाते हैं कि वो क्या है। तो मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी, एक्सप्लेनेशन आप खुद भी दे सकते हो, आप इसके एग्जाम्पल और इसका सब कुछ आप खुद कर सकते हैं। मैं सिर्फ समझाऊंगी कि आप कॉमन लैंग्वेज में कैसे बता सकते हो उसको। तो सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा वितरण के साधन निजी हाथों में होते हैं। सबसे मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी यानी पूंजी यानी पैसा, जो प्राइवेट क्षेत्र, इस तरह से मान लो आप कि जो प्राइवेट पूंजीवादी मतलब सिर्फ पूंजी प्राप्त करने के लिए उसमें उत्पादन किया जाता है। तो उत्पादन के साधन क्या होते हैं, सिर्फ पूंजी प्राप्त करने यानी सेल्फ लाभ प्रॉफिट के लिए किए जाते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन। तो जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन निजी हाथों में यानी कि अपने स्वयं हाथों में, जिसको उत्पादन करना है, जिसको लाभ प्राप्त करना है, केवल उसी के हाथों में होते हैं, इस अर्थव्यवस्था में उसे हम क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जो प्राइवेट क्षेत्र होता है, जैसे वैसे जो प्राइवेट क्षेत्र किस लिए उत्पादन करते हैं, अपने लाभ के लिए, उन्हें जनता के कल्याण से कोई संबंध नहीं होता, वो अपने लाभ के लिए करते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिसमें उत्पादन के सभी साधन निजी हाथों में होते हैं और जो उद्देश्य होता है उनका उत्पादन करने का वो केवल क्या होता है, लाभ प्राप्त करना। तो इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन सिर्फ लाभ प्राप्त करने के लिए, सिर्फ सेल्फ प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो आर्थिक प्रणाली की सबसे अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की है। सबसे पहली है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें कि उत्पादन के जो साधन होते हैं वो निजी हाथों में होते हैं, पूंजीपतियों के हाथ में होते हैं, और उनमें वो जो उत्पादन करते हैं वो सिर्फ सेल्फ प्रॉफिट के लिए करते हैं, स्वयं का लाभ प्राप्त करने के लिए उत्पादन किया जाता है। अब भाई अगला है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये यहाँ पे थोड़ा कटिंग सा हो गया था भाई, ये आप खुद देख लेना, ये सामाजिक यहाँ पे लिखा गया था, फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है जो उसमें क्या होता है, उत्पाद मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित यानी मिश्रण, मिश्रण यानी किन्हीं 2 चीज़ों को मिला दिया, कि मतलब किसी भी चीज़ों जो सिंपल नहीं, वो अकेली नहीं है, उसके साथ कुछ ना कुछ मिला हुआ है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा वितरण के साधन, कुछ साधन तो सरकार के हाथों में होते हैं तथा कुछ साधन निजी हाथों में होते हैं। यानी कि जो जैसे अपने इंडिया में है मिश्रित अर्थव्यवस्था, कहाँ पे है, इंडिया में मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत से ली गई है। इसमें क्या है कि इसमें प्राइवेट क्षेत्र भी है, जैसे कि कुछ उत्पादन के जो साधन है, कुछ साधन तो पूंजीपति खुद उत्पादन करते हैं, कुछ साधन है जो उनके हाथों में है, और कुछ साधन के है जो कुछ चीजें उन पर केवल सरकार का हक है, कुछ जो चीजें हैं उन पर केवल सरकार का हक है। तो यहाँ पर जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन किया जाता है वो लाभ प्राप्त के उद्देश्य से भी किया जाता है, जो कि पूंजीपति व्यक्ति करते हैं, और सरकार जो करती है वो समाज कल्याण के लिए करती है। तो इस हमारी जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और उसमें सब हर एक चीज प्राइवेट नहीं है, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि भाई जो भी अर्थव्यवस्था में कोई भी साधन है वो हर एक चीज पूंजीपतियों के हाथ में, ऐसा कुछ नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था में आधे उत्पादन के साधन सरकार के हाथों में तथा आधे पूंजीपतियों के हाथ में है। तो भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है वो कहाँ से लिया गया है, वो भारत से लिया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया है कि सामना जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें पूंजीपतियों के हाथ में होते हैं उत्पादन के सभी साधन और लाभ के उद्देश्य से उत्पादन किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ साधन सरकार के हाथ में तथा कुछ पूंजीपतियों के हाथ में होता है, और जो उत्पादन है वो लाभ प्राप्त के उद्देश्य से भी किया जाता है, सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से भी किया जाता है। अगला है भाई सामाजिक अर्थव्यवस्था। तो सामाजिक अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा वितरण
के जो साधन है वो केवल सरकार के हाथों में होते हैं। समाज का क्या मतलब है कि समाज के लिए है वो अर्थव्यवस्था। उसमें क्या होता है कि जो उत्पादन तथा वितरण के जो साधन वो केवल सरकार के हाथों में होते हैं। उत्पादन केवल किस लिए किया जाता है? सामाजिक कल्याण के लिए। सामाजिक कल्याण के लिए केवल उत्पादन किया जाता है, उसमें पूंजीपतियों का कोई हाथ नहीं होता, कोई भी चीज प्राइवेट नहीं होती, हर एक चीज गवर्नमेंट की है। और सभी जो साधन है वो सरकार के हाथों में है। उत्पादन किस लिए किया जाएगा? केवल समाज कल्याण के लिए किया जाएगा। ये है हमारी सामाजिक अर्थव्यवस्था। अब अगला है अर्थव्यवस्था का विभाजन, यानी अर्थव्यवस्था का विभाजन यानी बांटना। तो अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांट सकते हैं? हमें कितने भागों में बांटा गया है? अर्थव्यवस्था को सामान्य दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसमें जो मुख्यतः एक आर्थिक इकाई, एक फर्म या फिर फर्मों का समूह, छोटे छोटे फर्मों का समूह। तो जो हमारी व्यष्टि का क्या अर्थ है? व्यष्टि का अर्थ है छोटा। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर हम इसका अध्ययन नहीं कर सकते व्यष्टि अर्थशास्त्र का। व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटे छोटे फर्म, जो एक उद्योग होता है वो होता है बड़ा, उसके अंदर छोटी छोटी जितनी फर्में होती हैं, जैसे एक चीनी उद्योग है, वो एक चीनी उद्योग है मान लीजिए, उसके अंदर मान लीजिए हमारे पास 50 फर्में हैं। तो वो जो फर्में हैं छोटी छोटी, हम उसमें एक फर्म है जो वो भी व्यष्टि अर्थशास्त्र में गिनी जाएगी। और जो 50 फर्में हैं उनमें से मान लीजिए हम 10-15 फर्मों का समूह भी बन जाता है, वो भी किस में गिना जाएगा? वो भी व्यष्टि अर्थशास्त्र में गिना जाएगा। लेकिन जब इन सभी फर्मों को मिलाकर हम एक उद्योग की बात करें, चीनी उद्योग की बात कर रहे हैं, उसे हम किस में गिनेंगे? उसमें हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं गिनेंगे, क्योंकि वो संपूर्ण की बात हो गई है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं। तो छोटी छोटी इकाइयों का, एक फर्म या फर्मों के समूह का भी अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। इसमें छोटे छोटे आर्थिक समूहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जो छोटे छोटे समूह होते हैं ना, जैसे फर्मों के समूह होते हैं छोटे छोटे, इनकी जो आर्थिक समस्याएं, आर्थिक क्रियाएं, ये किस तरह से काम करते हैं, आर्थिक जो क्रियाएं हैं आर्थिक, उनको हम किस में गिनेंगे? वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम उनको गिनते हैं। उनका अध्ययन हम किस में करते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो जैसे एक वस्तु के लिए एक उपभोक्ता की मांग, एक वस्तु है उसके लिए हमने संपूर्ण देश की मांग की बात नहीं करी, उसमें हमने एक उपभोक्ता जो खरीदने वाला है उसे, उसकी बात की है। तो ये किस में गिना जाएगा? ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में गिना जाएगा। जब एक वस्तु के लिए एक उपभोक्ता की जो मांग है उसको हम गिनेंगे, तो उसे हम किस में गिनेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। बिकॉज व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है समष्टि अर्थशास्त्र। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। जब भी किसी आर्थिक क्रिया का अध्ययन हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर करेंगे, संपूर्ण जो हमारी अर्थव्यवस्था है, चाहे उसमें किसी भी चीज, कोई भी उद्योग है, किसी भी चीज का उत्पादन है, जब हम उसका अध्ययन करेंगे तो उसे हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर करेंगे। जितनी भी हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें पूर्ण रूप से करेंगे। तो इसे हम किस में गिनेंगे? इसे हम समष्टि अर्थशास्त्र में गिनेंगे। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर जिन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करेंगे। जैसे चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग आदि। चीनी उद्योग और कपड़ा उद्योग का क्या बात हुई? इसमें हमने संपूर्ण देश की जो अर्थव्यवस्था है, संपूर्ण देश के उद्योगों की बात कर दी। चीनी उद्योग जितने भी हैं भारत में, कपड़ा उद्योग जितने भी हैं भारत में, उनका अगर हम अध्ययन करेंगे तो वो किस में करेंगे? हम संपूर्ण समष्टि अर्थशास्त्र में। क्यों? क्योंकि ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर हो गए। हमने संपूर्ण अर्थव्यवस्था जो हमारी है उसके सभी उद्योगों की यहाँ पे गणना की है, इसे हम समष्टि अर्थशास्त्र में गिनेंगे। इसमें जो रोजगार का, हमारा रोजगार क्या, वो भी संपूर्ण अर्थव्यवस्था के, हम ये देखते हैं भारत में बेरोजगारी कितनी है, भारत में रोजगार कितने हैं, ये क्या बताइए? संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर हमने किया। व्यापार जो होता है वो भी संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर हम गिनेंगे। आर्थिक विकास, जब सरकार आर्थिक विकास की बात देखती है तो वो ये देखती है कि भारत में आर्थिक विकास कितना हुआ। तो आर्थिक विकास का भी हम अध्ययन किस में करेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र में, क्योंकि यह भी संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर है। इसका भी अध्ययन संपूर्ण समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।